Hi everyone, today we're continuing with the renal tubular processing, talking about the loop of Henle. Our prime focus will be on the loop of Henle. What exactly is the loop of Henle? This is its descending limb, then you have the hairpin, and then you have your ascending limb. Right. So first of all, osmolarity. Osmolarity is a measure of the total concentration of all the dissolved particles in a liter of solution. So basically, osmolarity is the concentration of solutes in a solvent. ठीक है? अब हमारे जो ब्लड है उसका नॉर्मल और अदर बॉडीली फ्लूइड्स एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड प्लाज्मा इसका ऑस्मोलैरिटी होती है 292 मिली ऑस्मोल पर लीटर और यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर राइट एंड हाउ इज इट डिटरमाइन आई ऑलरेडी टोल्ड यू जितने आपके एक्टिव सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली ऑस्मोलैरिटी तो 300 होती है नॉर्मली when now you may be imagining कि ये proximal convoluted tubule है right so आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होते हैं वाटर भी एब्जॉर्ब होते हैं राइट सो यू मे बी वंडरिंग कि नहीं दिस शुड गो डाउन क्योंकि डाइल्यूशन होगी तो डाइल्यूशन में दिस शुड गो डाउन लेकिन दैट्स नॉट द केस दिस रिमेन्स एज 300 बाय द एंड ऑफ पीसीटी एज वेल एंड व्हाई इज इट सो दैट्स बिकॉज अगर सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है उसी प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है राइट अगर यहाँ लेट्स सपोज 65% ऑफ सोडियम इज बीइंग reabsorbed 65% of water is also being reabsorbed इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि दोनों एक proportionate amount में इनकी reabsorption हो रही है so basically the example that I would give you is that for example if you make this much of lemonade let's say if you've made 300 concentration ठीक है concentration की बात करें ठीक है 300 concentration का है ये lemonade now you remove like 5 glasses from this jar तो उसकी कंसंट्रेशन फिर भी मतलब 5 जार्स रिमूव होने के बाद 5 ग्लासेस रिमूव होने के बाद इसकी कंसंट्रेशन 300 ही रहेगी हाँ उसकी अमाउंट कम हो जाएगी अगर ये पहले 5 लीटर्स का था तो लेट्स सपोज अब 1 लीटर रह गया होगा तो उसकी अमाउंट कम हो गई है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन द सेम क्योंकि वाटर भी और सोडियम भी दोनों ही एक ही प्रोपोर्शनेट वैल्यू से रिमूव आउट हो रहे हैं अगर मैं बात करें सिर्फ सोडियम रिअब्सॉर्ब हो रहा है तो फिर समझ आती है कि हाँ डाइल्यूशन हो रही है क्योंकि वाटर तो भी अंदर है लेकिन वाटर भी तो रिअब्सॉर्ब हो रहा है तो बेसिकली वही लेमनेड वाली यू कैन टेक द example of lemonade कि उसी तरह से the amount is being reduced लेकिन the concentration is same so that's the reason it still remains as 300 so this is that explanation इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं isoosmotic absorption heavy absorption of sodium and other solutes in PCT is isomotic absorption osmolarity of the fluid doesn't change but amount does change now when you talk about okay so ये तो इसकी हो गई ना अब आगे भी हमने ये सारी osmolarities डिस्कस करनी है उससे पहले coming to the इंटरस्टिशियम अब इंटरस्टिशियम में भी आपका कॉर्टेक्स वाला लेवल होता है एक मेड्यूला वाला लेवल होता है तो कॉर्टेक्स में 300 है और मेड्यूला में जैसे जाएंगे विल बी हाइपर ऑस्मोटिक इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है दैट विल बी 1200 so fluid in the medullary interstitium is hyperosmotic it has more solute so as you go down it progressively becomes hyperosmolar ठीक है तो ये एक बात है this is a fact that you need to know and what's the reason for it that we'll discover in a while moving forward when you talk about this is the limb loop of Henle right ये इसका descending limb है ये इसका ascending limb है so the thin descending limb of loop of Henle it doesn't need to absorb a lot of solutes क्योंकि ज़्यादा सारे solutes तो इधर ही reabsorb हो गए हैं तो इसका इतना कोई major काम नहीं होता I've already told you ये around 15% of the water and sodium को reabsorb करता है ठीक है तो यहाँ तक 80% absorb हो जाता है तो इसका इतना major कोई काम होता नहीं है तो that's the reason इसका जो brush border है ना ये luminal surface पे इसका कोई खास ब्रश बॉर्डर है ही नहीं ब्रश बॉर्डर उधर चाहिए होता है जहाँ आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करनी है तो यहाँ ब्रश बॉर्डर वाली चीज़ भी नहीं है दूसरा जो मैंने बताया था कि लूमिनल मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया था तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइएशन थी बिकॉज दैट माइटोकॉन्ड्रिया वाज नीडेड फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप उसके लिए एटीपी प्रोड्यूस करा था तो वो भी इतना नहीं है ठीक है so this is about the descending tube of descending limb of loop of Henle ठीक है so what can we say about this is that it is metabolically it is minimally active तो इतना इसको कोई as such इतना major it's not like you know very hell bent on reabsorbing things now moving forward एक आपको एक overview पता होना चाहिए about the entire nephron के कहाँ it is water permeable तो ये पूरा जो portion है ना इनिशियल वाला जिसमें पीसीटी आता है एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले
ये पूरा वाटर परमेबल है, फ्रीली परमेबल टू वाटर, जितना भी चाहे वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो 65% इनिशियली, 15% यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसको लेट्स टेक इट 15%, क्योंकि दैट्स द वैल्यू वी बीन रिपीटिंग शुरू से, ठीक है। अब यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ये जो ascending limb है ना, it is impermeable to water. Ascending limb, or the initial part of the DCT, that is impermeable to water. So this is something that should be on your fingertips. कि ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. यहाँ से solutes तो reabsorb हो जाएंगे, लेकिन पानी कभी भी reabsorb नहीं होगा। इससे अब आपको क्या समझ आ रही होगी? ऑस्मोलैरिटी की। क्या ऑस्मोलैरिटी की समझ आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, लेकिन हमें पीछे इसकी भी ऑस्मोलैरिटी भी डिस्कस करनी बाकी है। बट खैर यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सॉरी, वाटर नहीं रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना, इट्स इम्परमेबल। अगर सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो मतलब डाइल्यूशन हो रही है। तो ये जो वैल्यू है दिस विल गो डाउन, ये 1200 से भी नीचे आएगी एंड इवेंचुअली इट विल कम टू 100। तो यहाँ आकर 100 तक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो पानी अब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, लेकिन सोल्यूट्स अब्जॉर्ब होते रहेंगे, दे कीप ऑन अब्जॉर्बिंग। सो दिस इज बेसिकली अ डाइल्यूशन, डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है। एंड डाइल्यूटिंग सेगमेंट फॉर द ल्यूमेन, जबकि फॉर द इंटस्टिशियन दिस विल बी अ कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, उसको ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब यू मे बी वंडरिंग, अच्छा फिर ये क्या वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं? सो डू नॉट पॉन्डर ओवर दिस फॉर नाउ, दिस इज करेक्ट दो, बट डू नॉट पॉन्डर ओवर इट फॉर नाउ। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, ये जो लास्ट वाला सेगमेंट है आपके नेफ्रॉन का, जिसमें आपका लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसका भी कॉर्टेक्स और मेड्यूलरी पोर्शन, दिस इज रेगुलेटेड बाय एडीएच। अगर एडीएच प्रेजेंट होगा तो दिस विल बी परमेबल टू वाटर। व्हाट डज दैट मीन? परमेबिलिटी टू वाटर मींस कि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, इट विल मूव आउट एंड इट विल बी रीअब्सॉर्ब। तो फिर जो आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो एडीएच में क्या होता है? एंटी डायरेसिस। व्हाट डज एंटी डायरेसिस मींस? कि कम से कम यूरिन प्रोडक्शन हो, तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, तभी तो you can say कि the urine will be concentrated, ठीक है। एंटी डायूरेसिस, इसका क्या मतलब है कि आपको यूरिन, द यूरिन प्रोडक्शन शुड बी मिनिमल। तो फिर वो किस तरह होगा? जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, तो वाटर जब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो पीछे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रह जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा सोल्यूट्स हैं, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। तो this is dependent on or regulated by the ADH. अगर presence of ADH होगा, so most of the water will be reabsorbed, so it will be highly permeable to water. ये बात तो याद रह जाती है, लेकिन ये बात में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि presence of ADH में this becomes highly permeable to water. So this is something you need to recall. Permeable to water का मतलब अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। This is also confusing point कि अंदर से बाहर जाता है पानी इंटरस्टिशियम में। Now when you move forward, they're saying, अच्छा ये बात भी दिस इज एस्टैब्लिश्ड कि सारी जितनी भी वॉल्स हैं ट्यूब्यूल की, दे आर लाइंड बाय एपिथेलियम, राइट। सो इनके एपिथेलियल सेल्स होते हैं। नाउ as we are dipping, as this loop of Henle is dipping into hyper osmotic medullary interstitium, what happens is that, अब इसकी बात करते हैं ना, इसकी osmolarity की, कि यहाँ concentration solutes की ज़्यादा है ना, वो जो हमने पूरा establish किया था ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया था, नीचे medullary concentration is more, right, interstitium की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये परमेबल टू वाटर होगा। अब ये पानी इजीली बाहर की तरफ भागेगा, क्योंकि बाहर सोल्यूट्स की बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये उन्हें डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, राइट। और सोल्यूट्स का क्या होगा? सोल्यूट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन है बाहर, तो दिल स्टार्ट कमिंग इन, दिल ट्राई टू कम इन, ठीक है। तो सोल्यूट्स यहाँ अंदर आ रहे हैं, नॉर्मली सोल्यूट्स भी बाहर ही जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सोल्यूट्स अंदर आ रहे हैं और पानी इज रनिंग आउट, ठीक है। अगर आपको सोल्यूट्स वाली बात नहीं भी याद आती, जस्ट फाइन, यू नीड टू नो कि वाटर इज रशिंग आउट। व्हाई? बिकॉज बाहर हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। सो as we are progressively dipping into more and more hyperosmotic medullary interstitium, water is lost and solutes are gained. Water is lost and the solutes are gained, and it will become more concentrated. तो ये जो है ये ज़्यादा concentrated होगा. So initially यहाँ value 300 थी, but by the time you reach here, the hairpin, it will have the osmolarity as 1200, which is just equal to the osmolarity of the medullary interstitium. So in hairpin tube has same osmolarity as the interstitial. So yeah, that's about it. और इसके बाद आगे when you move forward, ये impermeable हो जाएगा water के लिए. And what does impermeability mean? कि यहाँ tight junctions होंगे, and these tight junctions will be watertight. They won't allow water. यहाँ जो tight junctions थे, they weren't watertight, if you can recall. अब moving forward, यहाँ जब हम जाएंगे, there is a very important multi transporter, जो कि सोडियम, अच्छा ये जो आपका epithelial cell है ना, DCT का, एक्चुअली आपका असेंडिंग लिम्ब है, सॉरी, असेंडिंग लिम्ब का ये आपका एपिथेलियल सेल है।
ये यहाँ you have a very important multi transporter which is sodium potassium and two chloride co-transporter. तो इसमें क्या होगा कि all of these ions will be transported inside. जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे अंदर, तो अंदर बाहर के सोडियम चैनल भी है और क्लोराइड चैनल भी है, तो सोडियम भी बाहर चलेगा, क्लोराइड भी चलेगा, एंड यहाँ यू ऑल्सो हैव द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या कर रहा है, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम इन. अब देखिए, अच्छा सोडियम भी बाहर चला गया, क्लोराइड भी बाहर चला गया, पोटेशियम अंदर आ रहा है, यहाँ से भी पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो ओवरऑल पोटेशियम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. तो सिर्फ एक आपको चैनल नहीं चाहिए पोटेशियम का, यू ऑल्सो नीड अ चैनल हियर बिकॉज there is excessively high concentration for potassium. So you have a channel here and you have a channel here also. From here, this potassium goes to interstitium and this potassium comes to the lumen once again. यहाँ आकर what does it do? It builds a positive charge all over this region. यहाँ पूरी positive charge होगी. Now this positivity, electropositivity is going to do what? अब होता क्या है कि यहाँ से आपके पास बाकी आयंस भी आ रहे होते हैं, राइट, केटायंस आ रहे होते हैं, यू हैव पोटेशियम, यू हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आल्सो, राइट, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये जब आते हैं एंड दे सी अ पॉजिटिव चार्ज लाइनिंग द ल्यूमेन, so they are going to be repelled. जब they'll be repelled by this, what will happen, this positive charge इसको कैसे repel करेगी, it will basically thrash them out, it will kick them out of here, or with, and how will they be transported out, paracellularly, which means between the cells यहाँ they'll be thrashed out. So ये बात है. And then we know this is impermeable to water, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पानी भी drag along होगा, because पानी drag along नहीं होगा, this is impermeable to water. So this is the mechanism जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम आर किक्ड आउट. वरना आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये पूरी पॉजिटिविटी की जरूरत ही नहीं थी, ठीक, बिकॉज यहाँ वाटर है ही नहीं, वरना सॉल्वेंट ड्रैग से हम कह सकते थे कि वो हो रहा है, लेकिन सॉल्वेंट ड्रैग इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर. सो इट वाज इंपॉर्टेंट कि ये भी चलता रहे, पोटेशियम अंदर आए, पोटेशियम ज्यादा होगा, दो चैनल्स होंगे, दिस पोटेशियम कम्स हियर पॉजिटिविटी एंड दिस इज गोइंग टू रिपेल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड दे विल बी किक्ड आउट पेरासेल्युलरली. ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट इट. अब ये वही सारी बातें हैं that I've already told you. अब होता क्या है, reason why medullary interstitium is hyperosmolar. A lot of solute transported to interstitium, but since the tube is water impermeable, water is not allowed to follow. Therefore, increased solute in interstitium, hyperosmolar. Lumen is now very dilute. डाइल्यूटिंग सेंटर. अच्छा, अब इसमें ये है, वही बात कह रहे हैं कि ये क्यों इतना हाइपर ऑस्मोलर है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल्यूट्स आर सेंट आउट. अब ये शुरू होती है, ये सेल्स यहीं से शुरू हो जाते हैं ना, तो यहीं से जब शुरू होंगे तो इनिशियली बहुत ज्यादा सोल्यूट्स विल बी पम्प्ड आउट, बहुत ज्यादा ये सारे सोडियम ऑल द आयंस ना ये सोल्यूट्स में कंसीडर होते हैं, पंप होंगे. वो इज द प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूब एंड विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम यहाँ के इतने सोल्यूट्स बचेंगे नहीं, तो तभी ये कॉर्टेक्स की इतनी ज्यादा हाइपर ऑस्मोलरिटी नहीं है, right? Also, ये जो हमारी ascending limb है of loop of Henle, this is a diluting center. But this is diluting center for who exactly? For the tube. For the lumen ये diluting center है क्योंकि solutes को बाहर फेंक रहे हैं, right? लेकिन it is concentrating segment for the interstitium. Okay, so that also we have established. ये बात इधर लिखी है. Thick part of ascending limb of loop of Henle is concentrating for interstitium, diluting segment for luminal fluid. Also, how do the loop diuretics work? So you have a few loop diuretics. इनके नाम ये हैं: furosemide, bumetanide, torsemide, ethacrynic acid. ठीक है, these are the names. What do? They block this. जब ये इसे block कर देते हैं तो these all won't be reabsorbed और ये भी reabsorb नहीं होंगे. ये they'll start appearing here. तो loop diuretics की वजह से there'll be a lot of excretion of calcium, magnesium, sodium, potassium and chloride. तो ये सब कुछ इसमें they'll appear in urine. इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, हाइपोकेलीमिया भी हो सकता है, and also this is known as a calciuric drug. Why? Because it can accelerate osteoporosis. क्योंकि calcium reabsorb नहीं हो रहा, so calcium it is being secreted out. तो osteoporosis को भी ये accelerate कर सकता है.